Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family members, your relative, your parents, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, on the last lecture of the JEE and NEET session, I had widely explained you uh, who should give the JEE or NEET exam and how is the paper scheme and which kind of questions is asked in the examinations. So friends, आज हम ये लास्ट JEE का जो पेपर है उसमें सेकंड चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे. And apart from that, we are also going to solve some question correspondent to the NEET paper, NEET papers, which is previously last 30 years. तो वो जो मैंने आपको भेजा हुआ है तो उसमें से भी हम सॉल्व करेंगे. मैंने भी आपको सॉल्व करने का बोला होगा. आई होप कि आपने ट्राई किया होगा. ओके. तो फ्रेंड्स, आप यहाँ मुझे ये बताओ कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस लास्ट टाइम कराया था. फर्स्ट सेकंड थर्ड. फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन आई हैड डिस्कस्ड. ओके. देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्या ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में पूछा हुआ है आपके सेकंड चैप्टर का जब एग्जाम लिया था तो ये पूछा या फिर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सेम क्वेश्चन दिया हुआ था. हाँ सर, पर इसमें यंग मॉड्यूलस का मतलब क्या है? देखो मैंने आपको बहुत बार बता दिया, एक बार और सुन लो कि फ्रेंड्स बहुत सारे क्वांटिटी ऐसे है कि जो अभी आपको पता ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे आएंगे. तो एट द एंड ऑफ द 11th एंड 12th स्टैंडर्ड वो सारे क्वांटिटीज आपको पढ़ाने में आएगा. तो एट दैट टाइम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज यंग मॉडुलस. अभी आपको क्या करना है, तो अभी आपको ये करना है कि मैंने सेकंड चैप्टर का जो नोट्स आपको दिया हुआ है उसके अंदर पीछे सारे अलग अलग क्वांटिटी 11 12 में जितने भी क्वांटिटीज आते हैं वो सारे क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आई ऑलरेडी हैड प्रोवाइडेड. तो अभी आपको क्या करना है कि उसमें से डायरेक्टली आपको डायमेंशनल फॉर्मूला उसका ले लेना है. वो क्या है, कैसा है, क्यों आया, वो सब हम डिस्कस बाद में करेंगे और जो उसका टाइम आएगा तब कर लेंगे. वैसे ये जो एग्जाम होता है वो तो 12th स्टैंडर्ड के बाद होता है ना, तो अभी उसको समझने की जरूरत भी नहीं है. इज दैट क्लियर? Kostov, am I audible to you friends? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Kostov, Kostov, चला हाँ गया? सर. हाँ सर. हाँ. हाँ हाँ सर, पता चल गया. हाँ. ओके. तो अभी इसको सॉल्व करना है तो हम सॉल्व कर सकते हैं इसको. यंग मॉडुलस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ना वो होता है प्रेशर जैसा, एग्जैक्टली प्रेशर जैसा होता है. तो प्रेशर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वही डायमेंशनल यंग मॉडुलस का है. तो अगर सॉल्व करना है तो कर सकते हैं. तो v is a speed, a is the acceleration and f is the force. That derive the dimensional formula of the young modulus. तो यंग मॉडुलस को y से डिनोट करेंगे. तो y proportional to velocity power x, acceleration power y and force power z. Putting the dimensional formula both the sides. अच्छा यहाँ पे y है ना, तो एक काम करते हैं अल्फा बीटा गामा अज्यूम करते हैं. अल्फा बीटा गामा क्यों ऐसा किया, बिकॉज ये y के साथ मिसगाइड ना हो इसलिए. तो मैंने पावर को अल्फा बीटा गामा अज्यूम किया. चलो यंग मॉडुलस का क्या होता है, M1 L minus 1 T minus 2. T minus 2. ये मैंने बताया ना, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर, वेलोसिटी m0 L1 T minus 1 पावर अल्फा, एक्सेलरेशन m0 L1 T minus 2 पावर बीटा, फोर्स m1 L1 T minus 2 पावर गामा. तो अभी कंपेयर करते हैं 1 को, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 अल्फा 1 गामा. तो फ्रेंड्स पहले ही स्टेप में हमको गामा का वैल्यू 1 है ऐसा पता चल गया. चलो दूसरा पावर कंपेयर करते हैं, -1 इज इक्वल टू 1 अल्फा 1 बीटा 1 गामा.
तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -1। अब गामा तो 1 है, तो -1 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। गामा का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे पता चला कि अल्फा प्लस बीटा का जो एडिशन है ना वो -2 होना चाहिए। तो ये सेकंड पावर मैंने कंपेयर किया। अब थर्ड पावर कंपेयर करते हैं तो -2 इज इक्वल्स टू -1 अल्फा -2 बीटा -2 गामा। तो -1 अल्फा -2 बीटा -2 गामा। तो -2 इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा -2 बीटा एंड गामा का जो वैल्यू है ना वो तो 1 है ही, तो -2 इंटू 1 दैट इज 1 -2। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि माइनस अल्फा -2 बीटा उसका 0 हो जाएगा बिकॉज -2 गेट कैंसल्ड। तो अल्फा का वैल्यू -2 बीटा जितना हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। तो अब इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को मिलाते हैं। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 का वैल्यूज प्लेस करते हैं। अल्फा का वैल्यू -2 बीटा है, तो -2 बीटा प्लस बीटा विल गेट यू -2। तो फ्रेंड्स मुझे बताओ -2 बीटा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बीटा होता है, तो -2, दैट्स व्हाई बीटा शुड बी इक्वल्स टू 2, एग्जैक्टली 2। एंड बिकॉज ऑफ दैट अल्फा शुड बी इक्वल्स टू -2 बीटा, तो -2 2 जा 4 हो जाएगा। तो चलो अल्फा 4 है, बीटा 2 है एंड गामा 1 है, तो -4 एंड 2 एंड 1, तो -4 2 1। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देखो ऑप्शन 4 शुड बी द राइट चॉइस। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। ये समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। ओके तो चलो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा है कि L, R and C and V are representing the inductance voltage। हाँ, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज। मतलब इसमें 3 आपको पता है, एक नहीं पता है। आपको रेजिस्टेंस पता है, इंडक्टेंस पता है, नहीं इंडक्टेंस पता नहीं है, रेजिस्टेंस पता है, कैपेसिटेंस पता है, वोल्टेज पता है, इंडक्टेंस आपको पता नहीं है। और यहाँ पे पूछा ऐसा है कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ L अपॉन R, C एंड V। ऐसा पूछा हुआ है। अब L जो है ना वो इंडक्टेंस है, तो आपको पता नहीं है बट मुझे पता है कि इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है M1L2 T-2 A-2 होता है। आपको कब पता चलेगा? ये एग्जाम तो आप कब देने वाले हो फ्रेंड्स? 12th के बाद। हाँ, 12th के तो बाद। up till now you will be able to find out it, okay? रेजिस्टेंस का तो पता होगा आपको, बोलो रेजिस्टेंस का किसी को पता है? सर ये सब क्वांटिटीज नोट्स में है। हाँ, ये पूरे सारे फिजिक्स के अंदर 11 12 के अंदर जितने भी क्वांटिटीज आते हैं वो मैंने पूरे क्वांटिटीज, आपने अगर स्टडी किया नहीं, आपने स्टडी नहीं किया मेरे नोट्स का, तो मेरे नोट्स का स्टडी करो। आपको मतलब पीछे पीछे सेकंड चैप्टर के एंड में सारे क्वांटिटीज आपको मिल जाएंगे, सारे क्वांटिटीज। हाँ सर दिए। हाँ ओके। यस सर। तो ये रेजिस्टेंस का तो पता होना चाहिए, M1 M1L² T raised to -3 raised to -1। -2 आएगा भैया रेजिस्टेंस में। हाँ सर वही बोला। कैपेसिटेंस -1 M-1 -2 P4A2 एंड वोल्टेज M1L2 T-3 A-1। तो सिंप्लीफाई करो तो M1 कैंसल, M1 M-1 भी कैंसल, तो M का 0 हो जाएगा कम वक्त। L2 गेट कैंसल्ड, L -2 L + 2 L भी 0 हो गया, ये तो L भी 0 हो गया। T-2 T-3 T ये रहा T-2 है, T -2 बाकी रहेगा। T -3 -6 -6 + 4 मतलब -2 पर जाएगा। वो T भी खत्म, T भी खत्म भैया। A के बारे में सोचो, तो A2 -2 कैंसल, A2 A-1 तो A 1 रहेगा,
और नीचे A1 रहेगा तो ऊपर जाएगा तो ये -1 रहेगा, तो फाइनली ऑप्शन 2 शुड बी द आंसर। इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, Yes, sir. Yes. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कराऊं या ना कराऊं? करा दो। नहीं, कोई मतलब नहीं बनता। करना क्या है आपको, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला प्लेस करना है और रूट निकालना है, और कुछ नहीं है। परमिटिविटी, इसको परमिटिविटी बोलते हैं, इसको परमिएबिलिटी बोलते हैं, इसको परमिटिविटी बोलते हैं, इसको परमिएबिलिटी बोलते हैं। तो परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मिलेगा कैसे, वो F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर जो है ना, उसके द्वारा आपको ε0 का मिलेगा। एंड परमिएबिलिटी का है ना जो, वो F इज इक्वल्स टू μ0 I1 I2L अपॉन 2πr, तो दैट इज द परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी का हो जाएगा, ये R का मीटर होगा, L का भी मीटर होगा, मीटर मीटर कैंसल, 2 का नहीं होता, एम्पियर एम्पियर, तो न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, तो M1 L1 T-2 A-2, that is the dimensional formula of permeability. You will learn in the future, don't worry. ये तो मैंने अपने लिए किया हुआ, ये इक्वेशन लिखा हुआ है। एंड परमिटिविटी का पता है आपको क्या होता है, परमिटिविटी का होता है कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो M-1 किसी को याद है परमिटिविटी का? M-1 L-3 T4 A2। तो इसका सिंप्लीफाई करोगे तो रूट में हो जाएगा M-2 होगा, L-4 होगा, T का 6 होगा, एंड A⁻⁻4। तो मेक इट सिंप्लीफाइड, रूट निकाल दो, तो M-1 L-2 T3 A2। तो कौन सा फॉर्मूला है देख लो यहाँ पे, कौन सा आंसर आ रहा है देखो। M का एक उल्टा, मतलब उल्टा सीधा लिखा हुआ है, इन लोगों ने उल्टा सीधा लिखा है भैया, ध्यान से लिखना। तो M का पावर -1, L का पावर -2, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। अब ये करना, सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्लैंक कांस्टेंट इज टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटी, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द मोमेंटम। कर सकते हो ना ये क्वेश्चन? Yes, sir. हाँ सर कर सकते हैं। यस हाँ, और प्लैंक कांस्टेंट कैसे मिलेगा पता है ना, E इक्वल्स टू HF, हाँ, ये कर दो मिल जाएगा। तो ये कर सकते हो आप। 8th क्वेश्चन, देखो, इन द फॉर्मूला x इक्वल्स टू 5yz स्क्वायर, x and z have a dimensional formula of the capacitance and magnetic field respectively. तो आपको y का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है, तो उसमें क्या है, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है उसको सब्जेक्ट को इक्वेशन बना दो। x इज इक्वल्स टू 5yz स्क्वायर है, तो अगर y का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है तो उसको सब्जेक्ट को इक्वेशन बना दो, x अपॉन 5z। अब x का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है भैया, x है क्या, कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस, कूलम्ब पर वोल्ट। हाँ, M1 L-3 T4 A2, ऐसा ही कुछ है ना। Yes, sir. यहाँ पे -2 है। सर L-2 होगा। अच्छा, कैपेसिटेंस का होगा L-2, लेट मी, ओके, हाफ CV स्क्वायर, ओके, Q स्क्वायर बाई 2C, Q स्क्वायर बाई 2C, ओके 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 ओके, ऐसा होगा। चलो, फाई का क्या होता है, फाई का डायमेंशनल फॉर्मूला 0। 0। Z क्या है, Z तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, न्यूटन M1 L1 T-2 अपॉन एम्पियर A-1 एम्पियर मीटर। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा M1 L0 T-2 A-1, ऐसा होता है। उसका स्क्वायर करना है, फिर इसका भी स्क्वायर करना है।
तो ये हो जाएगा m-1 l-2 t4a2 अपॉन m2 l0 t-4 a-2. इफ यू मेक इट सिंप्लीफाइड तो m-3 होगा। सर ये टी का 4 नहीं हो जाएगा? अरे भैया, स्क्वायर अरे भैया, पावर में पावर का मतलब पावर में मल्टीप्लिकेशन होता है। हाँ पता चल गया। तो -2 का स्क्वायर होता है तो -4 मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, 2 का स्क्वायर नहीं करना है। तो L का हो जाएगा -2 एज इट इज, T का हो जाएगा 8, A का हो जाएगा 4। तो है कोई ऐसा? ये रहा ना ऑप्शन A 1। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। मतलब देखो ये JEE के जितने भी क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में पूछे थे वो सारे हमने किए, बट एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला हमको जो हमको समझ में ना आए या हम सॉल्व ना कर पाए। इज इट क्लियर? यस ऐसा सर। है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज अ डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लमेटिक होगा, ये क्वेश्चन एक्चुअल में एग्जाम में स्किप कर देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए क्वेश्चन। क्यों? इसमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचो आपको। अगर मैं एग्जाम देता JEE का तो ये एग्जाम में ये क्वेश्चन में स्किप कर देता, ये क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करता। क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या करना पड़ता मुझे, सारे ऑप्शन चेक। चारों ऑप्शन का मुझे फाइंड करना पड़ता और उसके बाद मुझे पता चलता कम वक्त कौन सा रेजिस्टेंस का है। तो उतने में टाइम चला जाता। हाँ वही तो बात है, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि JEE के एग्जाम के अंदर कौन सा क्वेश्चन, नीट के एग्जाम के अंदर कौन सा क्वेश्चन करोगे, कौन सा नहीं करोगे, वो मैनेजमेंट करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो हमको पता है कि डेफिनेटली इसका आंसर तो आ ही जाएगा, इसका 100% आंसर तो आने वाला ही है, बट आंसर लाते लाते 5-10 मिनट आपका खत्म हो जाएगा। मतलब 1 घंटे में 10 मिनट चला जाए एक क्वेश्चन के लिए, तो मतलब वो दैट इज अ डेंजरस थिंग। इज इट क्लियर? यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं करने चाहिए एक्चुअली एग्जाम के टाइम। समझ में आया आपको? यस सर। Yes, sir. सर ओके। या फिर और एक मेथड है, अगर ऐसा नहीं है करना है तो और एक मेथड है, देखो मैं बताऊं इजी मेथड। और एक मेथड ऐसा है कि व्हाई नॉट यू अप्लाई द थर्ड एप्लीकेशन, व्हाई डोंट यू अप्लाई द थर्ड एप्लीकेशन, R proportional to mu0 power x epsilon naught power y। तो रेजिस्टेंस का है M1 L2, क्या है रेजिस्टेंस का, M1 L2 है, L3 है, 2 T minus 3 A2 E-3 A-2, ओके, इज इक्वल टू परमिटिविटी M1 L1 T-2 A-2 परमिएबिलिटी इनटू x। एंड परमिटिविटी का क्या होता है, परमिटिविटी का अभी किसी ने M1 L1 T minus 2 A minus 2. M1 होता है क्या, M-1 L-3 T4 A2। y पावर। चलो अब कंपेयर कर दो, तो 1 इज इक्वल टू 1x माइनस 1y, तो मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दूसरा इक्वेशन 2 इज इक्वल टू x माइनस 3y। बस दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, मतलब x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। तो दोनों को ऐड करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो x माइनस एक्स गेट कैंसल्ड, y माइनस माइनस प्लस 3y मतलब 2y हो जाएगा, एंड 1 माइनस 2 मतलब -1, तो y हो जाएगा -1/2, एंड x हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, तो 1 प्लस माइनस हाफ, तो x हो जाएगा हाफ। चलो खत्म बात, चलो खत्म बात, हो गया ना। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू म्यू नॉट पावर x एंड एप्सिलॉन नॉट पावर माइनस वाई हाफ, तो ये हो जाएगा μ0 बाई एप्सिलॉन नॉट इन होल द रूट। हो गया ना, सर ऑप्शन ए। μ0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और पूरा रूट में आएगा। देखो हो गया, एक ही मिनट का काम है ये, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो हमने क्या किया पता चला, ट्रिक, हमने ट्रिक अप्लाई किया, हमने डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया, तो इजीली सॉल्व हो गया। देखो ये क्वेश्चन, यस सर।
Is it understood, friends? Yes, sir. Okay. So these are the question was asked in the JEE, but मैं आपको जो notes दूंगा तो उसके अंदर मैं आपको चैप्टर का प्रिसाइज नोट्स तो दूंगा ही, उसके साथ में आपको JEE एंड नीट के जो क्वेश्चंस है उसके अलग से मैं नोट्स दूंगा। तो अभी तो हम आपको जस्ट आइडिया आए कि किस टाइप के क्वेश्चंस JEE एंड नीट में पूछते हैं, तो इसलिए अभी ये जो लेक्चर है वो भी इसी के रिगार्डिंग है। फ्रेंड्स, आपको 2-3 दिन के अंदर ऑफिस से 2 टाइप के मटेरियल कलेक्ट करने हैं। एक तो चैप्टर नंबर 2 का JEE का मटेरियल आपको कलेक्ट करना है 2-3 दिन के बाद, और एक हमारे जो नोट्स रेगुलर बोर्ड के नोट्स है वो भी आपको कलेक्ट करना होगा ऑफिस से। तो जब मैं आपको आफ्टर दैट आपको जाना है वहां पे। ओके, Yes, sir. मटेरियल तो आपको मिलेगा, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अभी तो जस्ट आपको आइडिया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस नीट में एंड JEE में पूछते हैं और हमको किस लेवल तक सोचना है, तो इसके लिए अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर। ओके, Yes, sir. ये सर सारे मंडे और क्वेश्चन ट्यूसडे कह रहे थे। क्या बोल रहे हो? सर मंडे और ट्यूसडे नोट्स लेने का कह रहे थे ना, कल नहीं ना? हाँ, मैं आपको बताऊंगा एक आध दिन में, मैं मैसेज करूंगा आपको व्हाट्सएप में, तब उसके बाद आपको जाना है। हाँ ओके। और सर वो आपकी एप्लीकेशन शुरू हो गई कि बाकी है? क्या? आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई कि बाकी नहीं, है? वो अभी उसमें काम है। ये टाइम नहीं मिलता है मुझे, इसमें लेक्चर ही पूरा होता है। ओके ओके सर, नो थोड़ा प्रॉब्लम। टाइम मिलेगा ना उसके बाद। ये अभी कुछ नए बच्चे भी आ रहे हैं ना, तो उसको सिखाने में टाइम नहीं मिलता मुझे। वो उसका वो मतलब पूरा एक बार स्मूथ हो जाए ना, सारे बच्चों का एक साथ हो जाए ना, उसके बाद टाइम मिलता रहेगा मुझे। ओके ओके सर, नो प्रॉब्लम। ओके, तो अब मैं आपको करा रहा हूँ ये नीट के जो क्वेश्चंस पूछे थे उसका डिस्कशन करने का ट्राई करते हैं। चलो सर, हाँ बोलो। सर ये स्कूल में तो जब एग्जाम होगी फिजिक्स का, जब भी एग्जाम होगा स्कूल में, तो वो लोग हाँ। ऐसे एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछेंगे कि वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछेंगे? नहीं, क्यों एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्यों पूछेंगे? क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही पूछेंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में थोड़ी होगा। मतलब सिर्फ ऑप्शन हटा दिए होंगे और हमको सिर्फ आंसर फाइंड करना होगा, है ना? नहीं, वो क्वेश्चन थ्योरी भी पूछ सकते हैं ना। जैसे आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि भाई डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस ओके, अच्छा। मेथड, राइट डाउन द पैरेलैक्स मेथड, एक्सप्लेन द पैरेलैक्स मेथड, ऐसे पूछ सकते हैं। क्यों नहीं पूछ सकते? ओके सर। क्या आपके मोबाइल के अंदर ये नीट का स्टडी मटेरियल आ गया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes. अरे बहुत आगे चला गया। ओके, क्या आप अब यहाँ पे मटेरियल में क्वेश्चन नंबर 1 देख पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. कौस्तव, ये आपका डाउट था ना? हाँ सर। हाँ, तो देखो कौस्तव, नीट का डाउट, नीट JEE का डाउट हम नीट के लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे और रेगुलर बोर्ड के लेक्चर में बोर्ड का ही करेंगे। ओके ओके सर, ओके। चलो, किसी ने ये ट्राई मारा? सर एंड में आंसर नहीं आता और जाता है एग्जाम। तो फोर्थ आंसर आता है डी। हाँ, 4th आता है, सही बात है। देखो एक काम करते हैं, देखो मैं क्या करूंगा कि ये जो है ना, ये E²/4πε0 वाला, इसको हम कुछ और मतलब अज्यूम कर लो कि ये कोई नया क्वांटिटी एक्स सी है। सी तो वैसे भी दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं उसको कुछ और कंसीडर, उसको क्या कंसीडर करना है? A कर ले सर, A कैपिटल ए उसको कंसीडर कर लेते हैं। इसको मैं है ना कैपिटल ए कंसीडर कर लेता हूं। ओके, तो अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन ऐसा है कि फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ अ लेंथ
that can be formed out of C, G and A. अब हमारे लिए वो A है, तो हमको फाइंड करना है लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ C, G एंड A. तो लेंथ प्रोपोर्शनल टू C पावर X, G पावर Y एंड A पावर Z. तो ये समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके. पुटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला बोथ द साइड्स, तो ये हो जाएगा m0 लेंथ का L1 होता है, T0 होता है. अब मुझे ये पता है कि राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक चार्ज भी है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी है, तो मैं यहाँ पे एक और चीज कर सकता हूँ. क्या कर सकता हूँ मैं? सर इसमें हमको ये प्रूव करना है कि ये है कि नहीं. नहीं, ये मुझे प्रूव, देखो ये क्वेश्चन वही है, आपको लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला लाना है इन द फॉर्म ऑफ सी जी एंड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में मुझे लाना है. तो आप दो चीज कर सकते हो. एक चीज ये कर सकते हो कि आप हर एक ऑप्शन को एक 1 बाय 1 आप चूज करो, हर एक ऑप्शन को, उसमें सारे क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला प्लेस द डायमेंशनल फॉर्मूला इन ईच एंड एवरी ऑप्शंस एंड फाइंड आउट व्हिच इज हैविंग अ डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ के हिसाब से आ जाएगा. तो इसमें आपको 4 बार सॉल्व करना पड़ेगा. तो दैट इज कम्स आउट टू बी अ वेरी डिफिकल्ट, वेरी टाइम कंज्यूमिंग मेथड. तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड एप्लीकेशन लगा दूंगा. तो पहले मैंने क्या किया, अजम्पशंस किया. स्टेप नंबर 1, सपोज द लेंथ इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. स्टेप नंबर 2, उसके बाद पुटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला बोथ द साइड. तो लेंथ का प्लेस किया. अब सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो वेलोसिटी ऑफ लाइट का क्या होता है, m0 L1 T-1 A0 का पावर x. अब g का पता है ना आपको, g कैसे मिलता है, g was equals to g. F is equal to G m1 m2 upon r square. तो इसके द्वारा अगर फाइंड करोगे आप, तो you will come to know that it's a m-1 L3 T-2, उसका y होगा. अब ये a किसके बदले मैंने लिखा हुआ है, तो ये जो a है ना, वो स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बदले मैंने लिखा हुआ है. अब ये जो E है ना, वो चार्ज, उसने दिया हुआ है कि E इज अ चार्ज, वो चार्ज है. तो चार्ज का क्या होता है, एम्पियर सेकंड, उसका स्क्वायर, तो एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर A2T2. 4 पाई का तो होता ही नहीं है, 4 पाई का तो होता ही नहीं है, तो 4 पाई का लिखने की जरूरत नहीं. अब एप्सिलॉन नॉट का हमने लिखा, बार बार देखा. एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है, m-1. बोलो प्रियांशु, क्या लिखा था, क्या लिखवाया था आपने? L-3 T4 A. तो ये हो जाएगा, A का हो जाएगा m1 L3 T-2 A का 0. Is that clear, friends? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So now putting these values here, m1 L3 T-2 m1 L3 T-2 A0. चलो अब डायमेंशंस मतलब पावर कंपेयर करेंगे. तो 0 इज इक्वल टू 0x -1y 1z, तो -y plus z. So finally we come to know that the z is equals to y. So equation number 1. Is that clear, friends? Yes, sir. Okay. Now comparing once again, तो 1 is equals to क्या होगा, 1x 3y 3z. तो 1x plus 3y plus 3z. बट फ्रेंड्स मुझे ये तो पता है कि x एंड y सेम, y एंड z सेम है. तो y एंड z सेम है, तो क्या ना इसे x plus 6y, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, z is equals to y है. तो Yes, sir. z is equals to y ही है, तो 3y plus 3y 6y हो जाएगा. इक्वेशन नंबर 2. अब और एक पावर कंपेयर करते हैं, 0 वाला. तो 0 is equals to -1x -2y -2z. 0 is equals to -1x मतलब -x -2y -2z. तो क्या फ्रेंड्स मैं ऐसा कह सकता हूं कि इट इज -x -4y. Yes, sir. Once again y and z are the same. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि आई कैन से द x इज इक्वल्स टू -4y. x का वैल्यू -4y मुझे मिल गया.
एक काम करो, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर देखो, अभी एक फोर्थ भी मैं कंपेयर कर सकता हूँ, फोर्थ को भी मैं कंपेयर कर सकता हूँ, बट मैं उसको कंपेयर नहीं करूंगा। वो करेगा तो अच्छा करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। अगर फोर्थ को कंपेयर करेंगे तो फटाफट आंसर आ जाएगा। 0 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 2y, नहीं नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, 0 ही। हाँ, तो निकाल दो, उसको करने की जरूरत नहीं है, उसको करने की जरूरत नहीं है। तो 0 0 0 ही, अच्छा है ही नहीं ना, सारा 0 ही हुआ, तो 0 इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। तो ऑटोमेटिकली फोर्थ कंपेयर भी नहीं होगा, फोर्थ में कुछ है ही नहीं। तो एक काम करते हैं, का जो वैल्यू है ना वो इक्वेशन नंबर 2 में प्लेस करते हैं। तो 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6y। अब x का वैल्यू तो क्या है, -4y है, -4y। तो -4y प्लस 6y, मतलब 2y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और z भी वही है ना, y इज इक्वल टू z, तो y एंड z जो मिला वो 1/2 मिला, और x इज इक्वल टू -4y, तो -4 इंटू 1/2 विल गेट यू -2। तो अब मुझे x y z का वैल्यूज मिल गया, अब मुझे x y एंड z का वैल्यू मिल गया, तो लेंथ कैन बी रिटन इन द फॉर्मूला c रेज टू x, मतलब c रेज टू -2, g रेज टू y 1/2, एंड a रेज टू z, z इज ऑल्सो 1/2। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये g एंड a जो है ना वो रूट में चला जाएगा और अपॉन c स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/c स्क्वायर, एंड स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा, g आएगा, a आएगा, तो g तो g है, बट a किसके बदले हमने अज्यूम किया था, हमने अजम्पशंस किया था e स्क्वायर अपॉन वो परमिटिविटी है। बाय। को अज्यूम किया था। अब ऐसा कोई ऑप्शन है, देखो अब देख लो, अभी ऐसा कोई ऑप्शन है, तो ये रहा ना ऑप्शन डी, वही है देखो। यस सर। तो क्या बात समझ में आया? Yes, sir. कौस्तव, इज इट क्लियर टू यू? हाँ सर, हाँ हाँ सर। इज इट ओके? यस सर, हाँ आ गया। ओके, सो देखो ये नीट 2016 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा है, नीट 2016 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, वही क्वेश्चन JEE 2019 के अंदर पूछा है, देखो। हाँ सर, ये वाला कंप्लीट कर दिया हमने। JEE 2019 का जो क्वेश्चन है ना, वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखो, ये रहा, तो वही क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन, या वही क्वेश्चन है, आई डोंट नो, आई थिंक वही क्वेश्चन है। प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ c एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशन g को फंडामेंटल लेना है, और आपको फाइंड करना है लेंथ का। तो JEE में कौन सा पूछा है, देख JEE में क्या है, लेंथ को, वही है ना। अच्छा टाइम को अच्छा टाइम है, अलग क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे जो क्वांटिटीज है वो सेम है, प्लैंक कांस्टेंट g एंड c, बट वो टाइम को लाना है, और JEE में टाइम को लाना था, और नीट में लाना था आपको लेंथ को। मतलब मेथड तो वही होगा, बट आंसर अलग आएगा। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। देखो आप देखो, नीट के जितने भी क्वेश्चन है ना, तो 2013 से नीट का लेना स्टार्ट हुआ है। तो फ्रेंड्स सेकंड चैप्टर के अंदर नीट के अब तक जितने भी पेपर गए ना, तो उसमें 70 to 80% वो डायमेंशनल एनालिसिस का जो थर्ड एप्लीकेशन है ना, उसके बेस पे ही क्वेश्चन पूछे हुए। देखो ये जो फर्स्ट है वो थर्ड एप्लीकेशन का है, सेकंड भी थर्ड एप्लीकेशन का है, ये थर्ड वन भी देखो थर्ड एप्लीकेशन का ही है। आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है, देखो। यस सर। यस सर। ये देखो फोर्थ भी वही है, फिफ्थ भी वही है, देखो। मतलब कंसेक्यूटिवली यस 2014, 15, 16 एंड 17 ये चारों साल पे, मतलब ये थर्ड एप्लीकेशन के ही क्वेश्चन पूछे हुए, देखो। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, तो ये जो सिक्स्थ क्वेश्चन है थोड़ा अलग है, मतलब ये एरर का है, ABCD का एरर हमको दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4, तो आपको P का फाइंड करना है। वैसे ये क्वेश्चन मैंने अपनी एग्जाम में पूछा हुआ। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सर, आज हमारी स्कूल की एग्जाम थी ना, उसमें भी यही है। तो ये क्वेश्चन आपको तो आया होगा ना। वैसे मैं विदाउट कैलकुलेशन भी कर सकता हूँ, 3 into 1
प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4, तो 4 प्लस 3 7, 2 2 जा 4 प्लस 4 प्लस 3 7 प्लस 7 14 हो जाएगा। विदाउट कैलकुलेशन कर सकते हैं, सीधा आंसर आ जाएगा। ए का पावर 3 इंटू ए का एरर प्लस 2 इंटू बी का एरर प्लस 1 इंटू सी का एरर प्लस डी इंटू 1 इंटू डी का एरर, दैट्स इट, खत्म। करने की जरूरत क्या है जेडब्ल्यू में? इज दैट क्लियर? यस सर। ओरली कैलकुलेशन कर सकते हो इसको तो आप। चलो 7th क्वेश्चन में क्या आंसर आना चाहिए, सोच के बताओ। सी, सी। वर्क एंड टॉर्क। वर्क एंड टॉर्क दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, सही बात है आपका, सही बात है। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको देखो। Damping force on the oscillator is directly proportional to the velocity. So what is the constant? What is the unit of the proportionality constant? तो ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में कि डैम्पिंग फोर्स मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसका यूनिट क्या आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स? ऐसा दिया हुआ है कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, ओके। यस सर। तो if I remove the proportionality sign, I will have a constant k here, right? And मुझे वो proportionality constant का ही dimensional formula find करना है। तो कोई बात नहीं, उसमें क्या है बना दो, उसमें क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला से यूनिट मिल जाएगा आपको। तो k का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है तो पहले एक काम कर, k का यूनिट फाइंड करना है तो k का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं पहले। m1 l1 t minus 2 वेलोसिटी l1 t minus 1, तो क्या बचेगा फ्रेंड्स? m1 t minus 1 तो m1 l0 t raised to minus kg power 1 second power minus 1, is that clear? यस सर। yes sir kg power 1 time power second power minus 1, is that clear to you? यस सर। yes sir तो is that क्या ये समझ सकते हो, आप कर सकते हो? यस सर। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वंस अगेन हमने ऐसा कुछ क्वेश्चन ये एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट का बारे में हमने 2-3 बार क्वेश्चन डिस्कस किया, राइट? जेडब्ल्यू में भी इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे थे। तो कुछ करना नहीं है आपको जस्ट उसका एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट को आपको जस्ट वैल्यूज उसका डायमेंशनल फॉर्मूला प्लेस करना है और उसका डिनोमिनेटर में ले जाके उसका रूट निकालना है। -1/2 का मतलब डिनोमिनेटर में 1/2 पावर। तो कर सकते हो ना ये, उसमें कुछ करवाने की जरूरत कुछ नया नहीं है। सो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट आवर टाइम। कुछ नया नहीं है तो नहीं करेंगे, वो आप कर सकते हो घर पे भी। चलो ये 10th क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन। सोच के बताओ कि कौन सा मेथड लगेगा यहाँ पे लगेगा n1 u1 n2 u2 वेरी गुड सर। अब बोलो। पहली बार जब ये क्वेश्चन को देखा था तब वो डायमेंशनल फॉर्मूला के फर्स्ट एप्लीकेशन से ट्राई किया था, तो उससे तो आया नहीं, इसलिए मैंने इसमें से किया। तो अभी उसको कैसे पता चलेगा हमको कि कौन से में से करना है? देखो n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2 है ना, वो यूनिवर्सल मेथड है। मतलब कोई भी क्वेश्चन जेडब्ल्यू में पूछे तो वही मेथड आपको अप्लाई करना है, ओके? ओके सर। और सर इसमें एक ही यूनिट दिया है, वो सीजी है। हाँ तो क्या दिक्कत, मैं अभी बताऊँ आपको, 2 मिनट रुक जाओ। n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2। मतलब ऐसे नहीं सर, वो फर्स्ट एप्लीकेशन से नहीं हो सकता है। हाँ नहीं हो सकता, सही बात है ना, फर्स्ट एप्लीकेशन हो ही नहीं पाएगा, सही बात है। हाँ, क्योंकि सीजीएस कैसे होगा फर्स्ट? हाँ दोनों में सीजीएस ही है बट वैल्यू गड़बड़ है, तो यही करना पड़ेगा। n2 इज इक्वल्स टू n1 इंटू u1 अपॉन u2। अब कौन सा क्वांटिटी है वो देख लो, इतना करने के बाद ओल्ड m1 न्यू मास, ओल्ड लेंथ न्यू लेंथ, ओल्डर टाइम न्यूअर टाइम, एंड कौन सा क्वांटिटी डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l-3 t0। चलो ये समझ में आया आपको? यस सर। ये मेथड में इतना सबके लिए कॉमन रहेगा। और डायमेंशनल फॉर्मूला जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी का लगाना है, जो क्वांटिटी है उसी क्वांटिटी का लगा देना है। इज दैट क्लियर? यस सर। अब देखो ओल्डर वैल्यू क्या है, डेंसिटी का ओल्डर वैल्यू 4 है,
तो ओल्डर वैल्यू 4। अब मास का जो ओल्डर यूनिट है वो ग्राम है एंड न्यूअर यूनिट मास का क्या है? 100 ग्राम। हाँ, तो डिनोमिनेटर आपको 100 ग्राम लिखना है रेज टू 1। लेंथ का ओल्डर यूनिट सेंटीमीटर है और लेंथ का न्यूअर यूनिट क्या है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो डिनोमिनेटर को 10 सेंटीमीटर लिखना है, पावर -3। टाइम का तो 0 मतलब टाइम का सेकंड अपॉन सेकंड का मतलब कैंसिल ही हो जाएगा। टाइम तो न्यूअर एंड ओल्डर दोनों टाइम तो सेम सेकंड ही है। तो 4 बचेगा, नीचे 100 बचेगा, ग्राम ग्राम कैंसल, एक ही पावर है मतलब पावर 100 का 1 ही रहेगा नीचे के साइड। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, बट 1 अपॉन जो 10 का -3 पावर होगा, तो फ्रेंड्स 1 अपॉन 10 का -3 पावर है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो 3 3 पावर मतलब हो जाएगा 1000 हो 1000। जाएगा। आंसर क्या आएगा? 40। 40। तो क्या ये समझ में आया क्वेश्चन फ्रेंड्स? यस सर। ओके ओके, हाँ ये कर सकते हो आप। डायमेंशनल फॉर्मूला 11 क्वेश्चन आप कर सकते हो। डायमेंशनल फॉर्मूला ही फाइंड करना है आपको। परमिटिविटी का पता चल जाएगा फ्यूचर में, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पता चल जाएगा। तो परमिटिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अगर पता है तो ऑब्वियसली उसका हाफ परमिटिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा ना। कर सकते हो आप, इसमें कुछ करवाने की जरूरत नहीं, कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। चलो ये देखो, चलो सोच के बताओ क्या होगा, कैसे करेंगे इसको। 12th क्वेश्चन। सर हाँ बोलो प्रियांशु। वत्सल सर। वत्सल बोलो। सर पहले हम डायमेंशनल थर्ड उसका पहले डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, उसके बाद उसका परसेंटेज एरर थर्ड एप्लीकेशन से बहुत डायमेंशनल। बहुत ही अच्छा बोले आप, बहुत ही अच्छा बोले। कौन बोला? वत्सल। वत्सल, यू गेट 100% करेक्ट आंसर। मुझे ऐसा लगता था कि कोई आंसर नहीं दे पाएगा, बट आपने आंसर दिया, अच्छा दिया, एकदम करेक्ट दिया। तो बहुत ही अच्छा। ये जो क्वेश्चन है ना, वो दो चीज का कॉम्बिनेशन है, वो थर्ड एप्लीकेशन एंड एरर दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसे करेंगे, यहाँ पे हम ऐसा करेंगे। मुझे लगता नहीं था कि कोई आंसर दे पाएगा, बट अच्छा है। तो यहाँ पे किसका निकालना है? जी का निकालना है। और क्या क्या दिया हुआ है हमको, कौन कौन सा दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जी प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस पावर एक्स टाइम पावर वाई। इज दैट क्लियर? यस सर। m0 l1 t minus 2 is equals to a distance l1 power x time t1 power y। तो 0 इज इक्वल टू 0 को कोई मीनिंग, 0 इज इक्वल टू 0 का कोई मीनिंग नहीं है। l का पावर 1, l का पावर x, t का पावर -2, t का पावर y। तो x इज इक्वल टू 1 हो गया, y इज इक्वल टू -2 हो गया। इज दैट क्लियर? तो g यस सर। g इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट, कांस्टेंट को 1 ले लेते हैं। वैसे कांस्टेंट हाफ आता है, मैं आपको बताऊं कांस्टेंट 2 आता है, हाफ नहीं 2 आता है। वैसे यहाँ पे कांस्टेंट 2 आता है, मुझे पता है इसलिए बोल रहा हूँ। तो डिस्टेंस पावर 1 एंड टाइम पावर -2। तो ये मुझे मिल गया जी का फॉर्मूला। मतलब ये हो जाएगा 2d/t²। इज दैट क्लियर? सर ये 2 कहाँ से? अरे वो तो कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लिख दो, 2 के बदले के लिख दो, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ओके सर। देखो मैं आपको बताऊं, ये करने की जरूरत नहीं थी। आपने 8th 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन VOT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने? यस सर। अब फ्री फॉलिंग बॉडी है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। फ्री फॉलिंग बॉडी है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड एक्सेलरेशन लगेगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन लगेगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो जी को सब जगह इक्वेशन बना दो तो क्या मिलेगा आपको?
हो गया? हो गया? यस सर। ये तो पता है इक्वेशन, इसलिए पता चल गया। बट अगर पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, तो आपको डेफिनेटली ये मेथड से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अभी तो मुझे जी का फॉर्मूला मिला, अब क्या करना है? अभी उसका मुझे एरर निकालना है। तो डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू 2 का तो कुछ एरर होता ही नहीं, वहां पे आप 2 लिखो या के लिखो या कुछ भी लिख दो, कोई भी कांस्टेंट लिख दो, कोई भी कांस्टेंट लिख दो, 1 लिख दो, कोई भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेल्टा डी बाई डी प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? कांस्टेंट टर्म का एरर नहीं होता है, तो एरर फाइंड करने में यहाँ पे जो 2 है उसका कोई रोल नहीं है। डी का 1 पावर, पावर आ गया डेल्टा डी बाई डी, टी का 2 पावर, चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, बट एरर को फाइंड करने के लिए आपको एडिशन ही करना है। जो नए बच्चे हैं उन लोगों को जिसका अभी एरर हुआ नहीं है उसको ये पता नहीं चलेगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, यू विल बी एबल टू अंडरस्टूड आफ्टर वी डिस्कस द एरर। तो 100% से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिया हुआ है कि डिस्टेंस का जो एरर है ना वो E1 है एंड टाइम का E2 है, एंड टाइम का E2। तो फाइनल व्हाट इज द आंसर? फाइनल आंसर 1 + 2 E2। तो क्या फ्रेंड्स ये समझ में आया? यहाँ पे दोनों एक तो थर्ड एप्लीकेशन को और दूसरा एरर को, दोनों कंबाइन किया। क्या ये पता चला आपको फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 13 सोच के बताओ क्या आंसर आना चाहिए। प्रेशर। बोलो कौन सा प्रेशर? राइट आंसर। बाकी सबका मैच नहीं करेगा, प्रेशर का मैच हो जाएगा। देखो बाकी सबका मैच नहीं करेगा। प्रेशर का होता है ना M1 L-1 T-2। हाँ, तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -1, सी का वैल्यू -2 आ गया। देखो बाकी सब सारे ऑप्शन, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो खाली प्रेशर का ही मैच करेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो बोलो 14th क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए? डी। v = 4/3 pi r क्यूब से करेंगे। वेरी डी गुड। डी। तो v = 2/3 नहीं भैया, 4/3 पे यार। 4/3। हाँ, तो 4/3 तो है ना, वो तो एरर लेस है, वो तो एक वैल्यू है, तो वैल्यू का कोई एरर नहीं होता है। एरर किस? सर पाई भी एररलेस है। हाँ, 4/3 पाई होल इट इज एरर लेस, ये पूरा चीज एरर लेस है। तो अब पावर आगे डेल्टा r बाई आर। अब r का तो एरर हमको 2% दिया हुआ है, तो वॉल्यूम का क्या आएगा? 3 2 6 होगा, ऑप्शन डी। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 15। आपको पता नहीं है बट मैं आपको बता दूं, आपको थोड़ा पढ़ोगे ना 11 12 स्टैंडर्ड, उसके बाद पता चल जाएगा। एनर्जी डेंसिटी एंड यंग मॉडुलस दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, वो प्रेशर जैसा ही, वो दोनों का प्रेशर जैसा ही होता है। तो 1 और 4 का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दोनों डायमेंशनल लेस है, तो 3 और 2 का भी सेम होता है। बट ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है? 1 और 4। ओके, यस सर। क्वेश्चन 16 में ऐसा पूछा है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ MLT एंड करंट को A के बदले I लिखा हुआ है, तो चलेगा ना? A के बदले I लिखना है आपको, चलेगा? यस सर। 17 यू कैन डू। 17 मैंने बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन करवाया आपको, तो 17 यू कैन डू। सर ये नोट्स में से है। हाँ, नोट्स में भी दिया होगा। The ratio of the dimensions of the Planck constant
एंड दैट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब प्लांक कांस्टेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो फाइंड करके वो किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है वो फाइंड करना है। ओके, तो प्लांक कांस्टेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो, प्लांक कांस्टेंट आपका होता है m1 L2 t-1 होता है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m1 L2 t0। तो फ्रेंड्स t-1 रहा, तो t-1 तो फ्रीक्वेंसी का है, तो t-1 तो फ्रीक्वेंसी का है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो यस सर। ऐसा भी पूछ सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अच्छा कर सकते हो। ओके, कर सकते हो ये सब। मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाने की ट्राई करता हूँ कि जो आप नहीं कर सकते हो। तो कौन सा क्वेश्चन, ये 24 भी कर सकते हो, ऐसा है। अच्छा चलो 25 क्वेश्चन कर, वैसे कर सकते हो बट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलो 25th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 25th क्वेश्चन सोचो, क्या आंसर क्या आएगा? सर बी। बी नहीं आएगा, बी आएगा देखना पड़ेगा मुझे, बी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा। डी। हाँ हाँ, डी आ नहीं। जाएगा, डी फॉर दिल्ली, दिल्ली बराबर है, दिल्ली बराबर है। A density of a cube is measured by the measuring of mass and length of its side. Its maximum error in the measurement of the mass and length is a 3% and 2%. And we want to find the density error. तो density क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम एल क्यूब। यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? एल क्यूब 9% आएगा। हाँ, तो क्या होगा? डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल्स टू पावर आगे 1 m⁻1, तो 1 आगे डेल्टा m बाय m प्लस 3 आगे डेल्टा l बाय l। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। तो डेल्टा रो बाय रो इंटू 100% इज इक्वल्स टू m का एरर प्लस 3 इंटू l का एरर। तो m का एरर, मास का एरर 3% है, प्लस 3 टाइम्स द एरर ऑफ द लेंथ, लेंथ का 2%, 2 3 जा 6, 6 प्लस 3 9%। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये बाकी जो सारे क्वेश्चन है ना, वो आप कर सको ऐसे ही है, ये सारे आप कर पाओगे, considering that you have a table of the new quantity, dimensional formula of the different quantities, you have that table। वो आपको, अगर आपके पास टेबल है अलग अलग क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला का, तो ये कर पाओगे आप कुछ। अच्छा, ये 30 सेकंड क्वेश्चन कुछ करवाने लायक लगता है। 32 क्वेश्चन, टर्पेंटाइन ऑयल is a flowing through a tube of length L and a radius R. The pressure difference between the two ends of the tube is a P. The viscosity of the oil is given by eta is equals to P R square minus X square or VL. सर इसमें आर स्क्वायर का और एक्स स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आया, और उन दोनों के सब्ट्रैक्शन का क्या होगा? वो सब्ट्रैक्शन हो ना, पर यूनिट तो सेम सेम ही बनेगा। होगा सर। हाँ, अब बराबर है, वो सब्ट्रैक्शन होने के बाद भी उसका यूनिट तो सेम ही रहता है। हाँ सर। फाइनली यहाँ पे विस्कोसिटी, मतलब यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आपको लास्ट में ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द ईटा, मतलब ये ईटा का ही फाइंड करना है, और इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। बस खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट ही करना है, आपको वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करना है। चलो, प्रेशर का क्या होता है? m1 L-1 T-। अब आर स्क्वायर इज अ रेडियस स्क्वायर एंड एक्स इज अ डिस्टेंस स्क्वायर, तो ये भी मीटर स्क्वायर, L2 ये दोनों मीटर स्क्वायर में है, तो उसका आंसर भी मीटर स्क्वायर में ही आएगा। अगर ये दोनों मीटर स्क्वायर में है तो उसका आंसर भी मीटर स्क्वायर में ही आएगा। 4 का क्या होता है? 4 का डायमेंशनल फॉर्मूला 0। वेलोसिटी का क्या है? L1 T-1 L1 T-। L1 T-1। एंड लेंथ का क्या है? L1। L1। तो फाइनली ईटा का क्या हो जाएगा? M1 L2 0। मतलब L-1
T-1। क्या बात समझ में आया फ्रेंड्स? यस यस सर। देखो हमने ये नीट के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिए, बट क्या एक भी क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं आएगा या नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ? नो सर। नो सर। नो सर। तो मैं ऐसा बता रहा हूँ, ये तो चैप्टर नंबर 2 है, मतलब सभी चैप्टर्स के अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है, अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है एंड यू हैव डन एम्पल प्लेंटी ऑफ द प्रैक्टिस, आपने बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है, तो डेफिनेटली ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बट मैंने जो लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि भाई आपको कैसे मैनेज करना है, तो वो सब सोच के अगर आप मैनेज करोगे तो डेफिनेटली आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर, ये तो हमारे नोट्स में भी है, p इक्वल्स टू पी नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा टी स्क्वायर। अच्छा, ये भी कर सकते हो। 34th क्वेश्चन इज द डायमेंशनल एनालिसिस का जो एप्लीकेशन 3 है वही है। चलो ये करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं 35th क्वेश्चन। ओके, अ सर्टेन बॉडी, हाँ बोलो। सॉरी सर, सॉरी। हाँ सर ये सीसी क्या है? अब मैं बताना, मुझे करने तो दो क्वेश्चन रीड। A certain body weighs 22.42 gram as a measured volume is a 4.7 cc। ओके, तो मुझे यहाँ पे उसका मास दिया हुआ है, मास का वैल्यू दिया हुआ है, तो मास जो है ना वो 22.42 ग्राम है, और वॉल्यूम, क्या आपको सीसी नहीं पता है? आपके स्कूटर के अंदर या आपके मोटरसाइकिल के अंदर जो टैंक का जो कैपेसिटी होता है ना वो सीसी में होता है। जैसे एक्टिवा का जो है वो 10110, एक्टिवा 4G का जो कैपेसिटी है वो 110 सीसी है। एक्टिवा 5 हाँ सर, याद आ गया। नहीं, पता नहीं चला आपको? पता अभी अब चलेगा आपको। ये सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब क्या हुआ? सेंटीमीटर क्यूब हुआ, तो सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब आपको पता चला कि ये सीसी क्या है। मतलब ऐसा पता चल गया कि वो सीसी आता है वो एक्टिवा में। हाँ ओके ओके, तो ये सीसी क्या है पता चला आपको? वॉल्यूम का यूनिट है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, यस सर। तो अब क्वेश्चन में ऐसा लिखा है द पॉसिबल एरर ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द मास एंड वॉल्यूम। देखो यहाँ पे मास एंड वॉल्यूम का मुझे एरर दिया हुआ है। अगर सोचो कि वो नहीं दिया होता, अगर सपोज कि ये स्टेटमेंट है ही नहीं, सपोज कि ये स्टेटमेंट नहीं है, अज्यूम कर लो कि ये स्टेटमेंट ही नहीं है, तो आप मास एंड ये वॉल्यूम का एरर क्या लेते? बिकॉज लेना तो पड़ता ही, लेना तो पड़ेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास वॉल्यूम। तो डेल्टा रो बाय रो अगर फाइंड करना है आपको डेंसिटी का परसेंटेज एरर, तो लीस्ट काउंट ले लेंगे। हाँ प्लस वॉल्यूम तो करना ही पड़ेगा। सर सबसे जो लीस्ट काउंट हो जाएगा वो ले लेंगे। हाँ, तो क्या होगा? मास का लिस्ट क्या है देखो, 0.01। तो फ्रेंड्स वही दिया हुआ है, वही दिया हुआ है। अभी मैंने यहाँ पे रब कर दिया, बट अगर देखो तो वही है, देखो देखा? यस सर। का कितना होगा देखो, लिस्ट काउंट 0.1। 0.1। तो मैं ऐसा बोलने की ट्राई कर रहा हूँ कि अगर ये लाइन नहीं देते ना तो भी हम यही लेते, ये वैल्यू उसका यही लेते हैं। तो फॉर्चुनेटली दिया हुआ है, पर अगर ये लाइन ना देते तो भी हम वही लेते। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। तो अब मुझे डेंसिटी का रिलेटिव एरर फाइंड करना है, परसेंटेज एरर। डेल्टा एम 0.01 डिवाइड बाय एम इटसेल्फ 22.42, डेल्टा वी 0.1, वॉल्यूम इटसेल्फ इज इक्वल्स टू 4.7। तो ये तो मुझे रिलेटिव मिला, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया, तो मुझे मिल जाएगा परसेंटेज एरर। तो ये फर्स्ट टर्म को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका 1 हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई 22.42 हो जाएगा। एंड दूसरे टर्म को अगर 100 से डिवाइड करोगे तो वो 10 हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 4.7। देखो अब है ना, आपको JEE नीट के अंदर
कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो अब क्या करोगे, ये प्रॉब्लम हो गया। तो फ्रेंड्स देखो, ये इसको पहले तो ये इस टाइप के क्वेश्चन में मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे जब भी कोई ऐसे न्यूमेरिकल्स वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है जेडबल या नीट में, तो पहले आपको सोच लेना है कि क्या वो क्वेश्चन को अटेंड करना है कि नहीं करना है। बिकॉज न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे जैसे 22.42, तो आपको ये पता चली जाएगा कि इसका आंसर कुछ गड़बड़ आएगा, पॉइंट में आएगा, और हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है। तो एक चीज आपको ये कर सकते हो कि उसको स्किप कर इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप ही कर देना चाहिए। बिकॉज क्या होगा कि एट द लास्ट आप अटक जाओगे, पता नहीं चलेगा कब क्या करें। बट उसको स्किप करना है कि नहीं करना है, वो एक बार ऑप्शन को देख लो। अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर है, देखो यहाँ पे सारे ऑप्शन बहुत दूर है, देखो एक में 22 है, एक में 2 है, एक में 0.2 है, 0.2, तो इसको करना चाहिए। बट अगर कुछ ऐसे ऑप्शन होते ना 2.1%, 2.2%, 2%, 2.4%, ऐसा कुछ होता ना, तो डेफिनेटली मैं क्या करता, इसको मैं स्किप कर देता। मतलब अगर ऑप्शन बहुत नजदीक नजदीक हो ना, तो डेफिनेटली आपको क्या करना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में से स्किप ही कर देना है, वो करना ही नहीं है आपको, बिकॉज लास्ट में आपका आंसर आएगा ही नहीं। बट यहाँ पे ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो हम करना, उसको ट्राई करना वर्थफुल रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? जेड आपको क्या आता है वो तो इम्पोर्टेंट है, बट क्या नहीं आता है वो भी इम्पोर्टेंट है। कौन सा करना है एंड कौन सा स्किप करना है वो भी इम्पोर्टेंट है। वो सब मैनेजमेंट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको करना पड़ेगा। बिकॉज 1 घंटे में आप 45 क्वेश्चन नीट के सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपके जो टाइम है आपके पास लिमिटेड 1 आवर का टाइम है, तो उसमें मैक्सिमम कितने एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे वो सोचना है आपको। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो स्किप कर देना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो, या जिसमें लास्ट में न्यूमेरिकल्स वैल्यू हो, ऐसे पॉइंट वाले ऑप्शन नजदीक नजदीक दिए हुए हो, तो वो सब स्किप कर देना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो अब मैं क्या, देखो मैं ट्रिक करता हूँ, अभी देखो ट्रिक मैं लगाता हूँ, ट्रिक। तो पता चला आपको? हाँ सर। अच्छा, यस तो अब ट्रिक देख लो। तो ट्रिक ये है कि यहाँ पे 25 लग, यहाँ पे 1/22.42 के बदले 25 लिख दो, 25 लिख दो। तो 1/25 मतलब 4/100 हो जाएगा। 1/25 मतलब 4/100, तो 4/100 मतलब क्या हुआ? 0.0। अब यहाँ पे 4.7 के बदले 5 सोच लो, 5, तो 5 सोच लो तो क्या होगा? 2। 2 तो इसका जो आंसर आएगा वो 2.04, 2.04 तो अप्रोक्सीमेटली कौन सा आएगा? देखा? यस सर। आया बात समझ में? हाँ सर, पर ये 22.42 और 25 1/25 वो तो बहुत दूर है। तो सर आपने ऐसा कैसे सोचा? अरे करो, एक काम करो, कैलकुलेटर से करो, करो एक काम करो, 1/22.42 करो तो कितना आता है देखो। अब कैलकुलेटर से करो और बताओ मुझे कितना आता है। 0.04 हाँ तो कितना आया देखो, कितना आया? 0.04 हाँ, तो वही तो है 0.04। ना, ऑलमोस्ट सेम ही आया ना। हाँ सर, पर आपने ऐसा सोचा कहाँ से कि ऐसे ही करना यार है, डायरेक्ट 25 ही नो, रखना है? वो तो वही तो मैंने बताया ना, ये ट्रिक है ना, ये ट्रिक है कि तो आप सर ऐसा सोचना है कि जैसे आंसर आ जाए। और प्रैक्टिस मेक्स मैन एज वेल एज वुमन परफेक्ट। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे कैसा अजम्पशंस करना है। ओके? ओके सर। सर अगर इधर 11.56 होता तो इधर 12 लिख देते ना डायरेक्ट? 11.56 होता ना तो मैं 10 लिखता, 12 नहीं लिखता। अच्छा। समझे? आप समझे अभी? हाँ सर। क्यों सर 10 लिखते? 1/10.1 हो जाता ना, 1/12 तो वापस से ढूंढने जाना पड़ेगा क्या हो। ओके सर हाँ हाँ, बराबर बराबर। समझे? हाँ सर।
तो ऐसे सोच सकते हो आप. इज दैट क्लियर? जस्ट अ मिनट, आई नीड टू अटेंड वन कॉल. हेलो, हाँ बोलो. મને કલાક પછી ફોન કરના, કલાક પછી ફોન કરો, आफ्टर 1 आवर. सर हाँ बोलो. सर इधर अगर 13.42 होता तो 10 लिखते. अगर 13.42 होता ना तो मैं क्या लिखता पता है? 15 आसपास लिख देता, 15 लिख देता. 1/15 का क्या होता पता है आपको? सर 15 ढूंढने जाना पड़ता 10/15 इंटू 1/10. अब ये 2/3 हो जाता. 2/3 का मतलब 0.67. 0.67 डिवाइड बाई 10 तो 6.7 हो जाता. अरे 0.67 हो जाता, 0.067. इज दैट क्लियर? सर कुछ समझ नहीं आया. फिर से उसने ऐसा पूछा, क्या पूछा आपने? अगर इधर 13.42 लिखता तो हाँ, तो मैं इसको क्या लिख देता? 1/15 लिख देता. ओके. हाँ सर. मैं क्या करता? 10 से मल्टीप्लाई करता और 10 से डिवाइड करता. ऐसा तो कर ही सकता हूँ ना मैं. हाँ सर. तो अब ये 10/15 का मतलब 2/3 हो गया. यस सर. एंड 2/3 का वैल्यू तो बहुत बार आपको आने वाला है फ्यूचर में कि 0.67 होता है. वो बहुत बार आएगा 2/3 का वैल्यू. वैसे कर भी सकते हो 20/3 करके, फाइनली 0.067 आ जाता. ओके, हाँ सर आ गया. अंडरस्टूड? यस सर. यस सर. ये सब एक्चुअली फिजिक्स नहीं है, ये सारे ट्रिक्स है. ये फिजिक्स नहीं है, ये तो ठीक है, बट ये सब कब काम आएगा? जब ऑप्शन बहुत दूर दूर दिए हो. तो अगर ऑप्शन नजदीक दिए हो ना तो फिर ये कोई मतलब ही नहीं है करने का, वो उसको स्किप ही कर देने का है. इज इट क्लियर? हाँ यस सर. सर. ट्रिक और अच्छे से पता चल जाता ना तो मजा आ जाता. तो मजा आया कि नहीं मजा आया? ये ट्रिक थोड़ा अटपटा है, कुछ समझ नहीं आ रहा. अरे वो समझने की वो मैं कैसे समझाऊँ यार? वो अभी आपके वो. एक एग्जांपल और बता दो ना तो पता हाँ चल चल, जाएगा. तू बोले वो मैं ले लेता हूँ. चल बोल, तू बोल दे आज. कौन सा एग्जांपल देना है? बोल, तू बोल दे. सर आप कोई भी नंबर ऐसे बोलो ना तो नहीं आप तू बोल. नहीं ऐसा नहीं, तेरे को मजा आना चाहिए, मेन चीज ये है. 17.42. क्या लेना है तेरे को? 17.42. 1/17.40. हाँ सर 1/17.42. अच्छा, तो ये रहा, देखो. ओके, 1/17.40 ऐसा कुछ किया है, राइट? इसका मुझे वैल्यू निकालना है. अच्छा, तो मैं उसको अप्रोक्सीमेशन करके 1/20 लिख देता. तो 0.05 आता अप्रोक्सीमेटली. ओके सर. हाँ हाँ. सर एक बार फिर से बोल दो ना, खाली वो नेटवर्क चला गया था सर. हाँ, ये उसने बोला कि 1/17.4 करना है. तो मैंने क्या किया कि ये 17.4 को नजदीक वाला कौन सा मतलब अच्छा रहेगा मेरे लिए? तो वो मेरे लिए 20 रहेगा. तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 1/20 कर दिया. अब 5 से मल्टीप्लाई, देखो और सोचते हैं. अब वो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 5/100 एंड दैट इज व्हाई इट इज 0.05 अप्रोक्सीमेटली. यस सर, पता कर. और यहाँ पे आप एक और कुछ लिख सकते हो. यहाँ पे आप 0.054 या ऐसा कुछ लिख सकते हो. क्यों? बिकॉज जो एक्चुअल वैल्यू थे ना डिनोमिनेटर में, वो थोड़ा कम था, वो तो मैंने ज्यादा ले लिया. तो आंसर जो मेरा आएगा वो थोड़ा कम आएगा. तो एक्चुअल आंसर उससे ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज डिनोमिनेटर कम करो तो आंसर बढ़ेगा. तो एक्चुअल आंसर 0.05 से ज्यादा आएगा, तो 0.055 या 0.054 ऐसा कुछ आएगा. इज दैट क्लियर? यस सर. यस सर. ऐसा सोचना आएगा जब जब ऐसे न्यूमेरिकल्स वैल्यू आएगा ना, तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे. एक ऑप्शन ऐसा है कि आप उसको मत सॉल्व करो, उसको स्किप करो, और दूसरा ऑप्शन है कि आप उसको सॉल्व करो. सर वेट अ मिनट, लेट मी कंप्लीट. तो अगर ऑप्शन में नजदीक वाले ऑप्शन हो तो उसको स्किप ही कर देना बेटर रहेगा. ओके, चलो और बताओ. बोलो बोलो बोलो. सर 22.12 होता तो फिर 20 लेते या 25? 25 मतलब देखो, आप ऐसा कर सकते हो कि 1/22 क्या लेना चाहते हो आप? 1/22
1 2 1 2 ओके डन। तो मैं क्या करता 1/20 लेता ओके, और ये हो जाता 1/0.05। बट अब मैं पता है 0.05 नहीं लिखता, 0.045 समथिंग लिखता। क्यों? बिकॉज मैंने जो वैल्यू है ना वो जितना था ना उससे मैंने कम, डिनोमिनेटर मैंने कम किया, तो मतलब आंसर ज्यादा आ जाएगा। मेरा जो आंसर एक्चुअल आंसर आना चाहिए उससे ज्यादा आ जाएगा, तो लास्ट थोड़ा कम भी करूंगा ओके। और अगर मैं 0.25 लेता 1/25 लेता तो वो जाएगा 0.04। बट मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को थोड़ा ज्यादा किया, तो मतलब जो आंसर आएगा वो कम आएगा, तो उसको थोड़ा मैं ज्यादा बढ़ा दूंगा। तो फाइनली हम दोनों लेते हैं तो वही पहुंचा। देखो हाँ सर पता चल गया थोड़ा। हाँ सर पता चल कोई भी गया। लो आप वहां पे ही पहुंचोगे। देखो आप सर सर मतलब अरे सर मैं ऐसा बोलो इसमें टाइम मस्ट वेस्ट करो यार, ये फिजिक्स नहीं है, ये ट्रिक्स है सब, वो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। इसमें टाइम मस्ट वेस्ट करो अभी ओके, वो प्रैक्टिस से पता चल जाएगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट ओके। ओके सर। ये एक्चुअल, सर 1 मिनट। हाँ बोल दो और बोल दो। सर 0.05 आया तो आपने ऐसे तुक्का मार के हाँ 0.045 किया या? तुक्का ही। हाँ तो इसमें सही आया सर ऐसे ही तुक्का कैलकुलेटर नहीं में। है, उसको कुछ सोच के तुक्का मारा है मैंने। कि क्या सोचा मैंने ओके कि भाई मुझे करना क्या था। चलो आप ये खत्म करते हैं यार। अच्छा, मुझे करना था 1/0.22 पॉइंट सपोज के 2 करना था। बट मैंने किया क्या, मैंने 22 के बदले मैंने 20 लिखा, मतलब कि मैंने डिनोमिनेटर ज्यादा लिया या कम लिया? कम कम लिया। तो आंसर मेरा जो एक्चुअल आंसर है उससे ज्यादा आएगा कि वो कम आएगा? मेरा जो आंसर कम आएगा। ज्यादा आएगा। नहीं, ज्यादा आएगा। मैंने डिनोमिनेटर को कम किया तो एक्चुअल आंसर जो था, एक्चुअल आंसर से मेरा आंसर ज्यादा आएगा। तो मेरा हाँ हाँ सर। सर 0.05 है। बट मुझे पता है, मुझे माइंड में पता है कि एक्चुअल आंसर इससे कम है कि ज्यादा है। एक्चुअल आंसर, ज्यादा कम है। एक्चुअल आंसर इससे ज्यादा है। ज्यादा है। नहीं, एक्चुअल आंसर आया। बट एक्चुअल में तो कम ही है। डिनोमिनेटर, हाँ एक्चुअल में तो डिनोमिनेटर में 22.2 है, मतलब डिनोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा है एक्चुअल में। तो आंसर थोड़ा इससे तो कम आंसर कम मानूंगा और आएगा। बोलूंगा कि यहाँ पे कुछ 4 5। 485 है ओके सर। ओके। तो ये सब कभी कभी आपको जेडब्ल्यू नीट में ऐसा करना आएगा, सिचुएशन ऐसी आएगी कि ऐसा करना पड़ेगा। बट बेटर, मैं वापस से बोल देता हूँ आपको कि अगर ऑप्शन नजदीक नजदीक है तो बेटर है कि उसको स्किप ही कर दो ओके। यस सर। ओके सर। यप। तो अब ये बाकी जो सारे क्वेश्चंस है ना वो आप कर सको ऐसे ही है, तो ट्राई करना ये सारे क्वेश्चंस ओके। तो फ्रेंड्स ओके सर। मैंने पूरा नीट का जो लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस है वो मैंने आपको कराया, जेडब्ल्यू के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कराए। अब मैं आपको एक प्रिसाइज नोट्स दूंगा, मेरा स्पेशल जो मटेरियल है जेडब्ल्यू नीट के लिए सेकंड चैप्टर के रिगार्डिंग, तो वो मैं आपको दूंगा। आपको उसको सॉल्व करना है, आपको ऑफिस से वो नोट्स कलेक्ट करना है, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम जब मिलेंगे तो वो नोट्स को आपको सॉल्व करना है और आपको मुझे डाउट्स पूछना है। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर का जेडब्ल्यू यहाँ पे खत्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में ओके। सर नेटवर्क प्रॉब्लम था, फिर से बोलो ना। हाँ मैं है ना आपको मेरे ऑफिस से एक सेकंड चैप्टर के रिगार्डिंग जेडब्ल्यू के नोट्स कलेक्ट करने हैं 2-3 दिन के बाद, वो मैं आपको मैसेज कर दूंगा व्हाट्सएप में। और उसके बाद नेक्स्ट संडे हम जब यहाँ पे मिलते हैं तो पूरा नोट्स आपको सॉल्व कर लेना है, और उसके जितने भी डाउट है वो मैं आपको लेक्चर में कराऊंगा। तो वो लेक्चर खत्म होने के बाद सेकंड चैप्टर का जेडब्ल्यू खत्म हो गया ओके। जेडब्ल्यू या नीट का सेकंड चैप्टर का खत्म नेक्स्ट लेक्चर में। सर वो नोट्स आपके कौन से ब्रांच से कलेक्ट करने हैं? धरनीधर? जिसको जिस ब्रांच में कलेक्ट करना हो वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। ओके सर। सर बोलो। सर अभी तक हम अहमदाबाद नहीं आए तो फिर उसकी पीडीएफ मिलेगी? आप पीडीएफ भी भेज दूंगा, चलो आई विल ऑल्सो सेंड द पीडीएफ ऑफ दैट ओके। ओके सर। ओके बाय। आज का मैं बाय सेशन सर। कर रहा हूँ ओके। सर बाय सर। बाय, गुड बाय। बाय।